सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर पी.बी. गुप्ता और आज आपसे हम बात करेंगे सिर की चोट, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर गुप्ता, हम सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम है और इस मौसम में चूँकि हर ओर पानी पानी हमें दिखाई देता है, फिसलन भी होती है और चोट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आम तौर पर जो सिर की चोट है उसे गंभीर माना जाता है, आप क्या कहेंगे? सर की चोट गंभीर मानी जाती है, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि सर एक ऐसा कंप्यूटर है और एक ऐसा तो मान लिया कि हम शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज है। जी जी। जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है, उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन जाती है। जैसे शहर का कोई मेन केबल टेलीफोन का एक्सचेंज का कट जाए तो उसके बाद में वहाँ के आगे का सिस्टम डेड हो जाता है। इसी तरह से ब्रेन में कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाए या उसकी कोई मेजर नर्व्स डैमेज हो जाए तो बॉडी का पार्ट जो है पैरालाइज्ड हो जाता है। तो समस्या ये है कि ब्रेन आज तक भी रिप्लेसेबल नहीं है। किडनी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लिवर कर सकते हैं, लंग कर सकते हैं, ये मेजर ऑर्गन्स हैं, लेकिन ब्रेन का आज तक कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है और उसके अंदर रीजनरेशन भी नहीं होता। जैसे कि खाल कट गई तो रीजनरेट करके हो जाती है, हड्डी टूट गई तो रीजनरेट करके जुड़ जाती है, लेकिन ब्रेन का डैमेज हो गया तो इसका रीजनरेशन नेग्लिजिबल होता है। कभी कभी ब्रेन के दूसरे पार्ट्स इसका अपना टेक ओवर कर लेते हैं, लेकिन उससे उतनी कुशलतापूर्वक कार्य का संचालन नहीं हो पाता जितना कि नॉर्मल ब्रेन से होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि सिर की चोट है तो उसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और ये गंभीर विषय है। हाँ, ईश्वर ने भी अगर आप देखें तो सबसे सुरक्षित ब्रेन को ही बनाया है। जो हमारी स्कल है उसको आप एक नारियल की तरह मान सकते हैं, जो कि बाहर से बहुत ही कठोर होता है और उसके अंदर जब वो टूट जाता है तो अंदर का सॉफ्ट टिश्यू जो भी होता है, उसके अंदर का जो फल होता है, ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है। और एक बार अगर ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो उसके अंदर फिर उसके रिपरकशंस भी या उसका जो असर है वो बॉडी के विभिन्न अंगों के अंदर पड़ेगा। डॉक्टर गुप्ता, हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपका इतना लंबा अनुभव है, सर्जरी आप करते हैं, ब्रेन सर्जरी, आम तौर पर सिर की चोट क्यों लगती है? देखिए, हमारे यहाँ सिर की चोट के कई मुख्य कारण हैं। सबसे प्रथम जो है वो एक्सीडेंट्स हैं। उसके बाद जो हमारे घरों पे छतें बनी हैं जहाँ पे प्रॉपरली उसके अंदर दीवार मुंडेर नहीं बनी हुई है, वहाँ से बच्चों का गिरना एक अन्य कारण है। तीसरा कारण है मारपीट और चौथा कारण है घरों के अंदर फिसलन या वृद्धावस्था में आप फिसल के गिर गए तो उसके अंदर आपके दिमाग के अंदर चोट आ गई। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। और पहाड़ों में ऊपर से गिरते हुए पत्थर या हमारे नीचे गिरी हुई कार जो कि फिसल के हमारे गड्ढों के अंदर गिर जाती है, यह भी एक मुख्य कारण होते हैं। खेलों के दौरान भी कई बार देखा जाता है। खेलों के दौरान बहुत चोटें लगती हैं, खासतौर पे क्रिकेट खेलते हुए बॉल लग जाती है, बैट लग जाता है या आपस में टकरा भी जाते हैं, उसके बाद आदमी नीचे गिर जाता है। उससे भी जब सर लगता है जमीन के ऊपर तो उसके अंदर दिमाग के अंदर चोट आती है, उसको क्लॉटिंग या ब्रेन इंजरी हो सकती है। डॉक्टर गुप्ता, अब जानना चाहेंगे आपसे कि आमतौर पर जब सिर की चोट लगती है तो मरीज किस तरह का अनुभव करता है? आमतौर पर हमने देखा है कि वो एकदम अचेत होकर गिर जाता है। सर की चोट जो लगती है उसमें हम लोग जो मुख्य चीज बिंदु देखते हैं कि सर की चोट कैसे लगी। यदि लाठी से लगी है, डंडे से लगी है या बॉल से लगी है तो इसको हम लोग कम गति वाली इंजरी को मानते हैं। यदि स्कूटर एक्सीडेंट हुआ है या कोई कार एक्सीडेंट हुआ है जिसकी स्पीड बहुत हाई होती है तो उसको हम लोग तीव्र गति का एक्सीडेंट मानते हैं। जो कम गति के एक्सीडेंट होते हैं उसमें स्थानीय तौर पर फ्रैक्चर हो सकता है, उसके नीचे खून का थक्का हो सकता है या स्थानीय ब्रेन इंजरी हो सकती है। लेकिन जो तीव्र गति के एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर पूरे ब्रेन के अंदर भी इंजरी आ सकती है और ये भी हो सकता है कि चोट आपको राइट साइड में लगी हो, उसका इफेक्ट आपके लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन के अंदर आए। ब्रेन एक बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, चोट कहीं लगती है उसका इफेक्ट कहीं भी आ सकता है उसके अंदर। सर की चोट को अगर हम देखें मुख्य तौर पे तो इसके अंदर हमारी टूटी हुई हड्डी अंदर जा सकती है। ऊपर की स्किन जब डैमेज हो जाएगी तो उससे इन्फेक्शन ब्रेन के अंदर जा सकता है। जो खून की नसें अगर वो फटती हैं तो दिमाग के अंदर या दिमाग के बाहर क्लॉट जमा हो सकता है और जो सेल है दिमाग का वो भी या तो सुन्न हो सकता है या परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। तो सामान्य तौर पर जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं सिर की चोट के बाद वो कौन से होते हैं? सामान्य लक्षण सबसे पहले अगर सर दर्द, उल्टी, बेहोशी, दौरे, गफलियत होना, ये मुख्य लक्षण होते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे कोमा बढ़ता जाता है तो ये चीज़ फिर इरिवर्सिबल होती जाती है। तो हमको लक्षणों को पहले पहचानना है और तुरंत उसका उपचार करना है। यदि मरीज को सर में दर्द है तो हम एक सीटी स्कैन करा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर नॉर्मल निकलने पे, लेकिन हम एक उस मरीज की जान बचा सकते हैं जिसके अंदर के क्लॉट डेवलप हो रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि सर की चोट अगले 5-6 दिन तक बढ़ सकती है। यह नहीं कि आज जो चोट लगी उसके अंदर कल को कोई चेंज नहीं आएंगे। जैसे कि अगर हड्डी टूट गई तो टूट गई, वो फिर आगे नहीं उसमें दिक्कत होगी, लेकिन ब्रेन के अंदर स्वेलिंग, क्लॉटिंग और सूजन वगैरह जो है
वो 4-5 दिन तक बढ़ सकती है। तो अगर आज हमारा मरीज ठीक भी है, अगर उसको सर दर्द हो रहा है, तो हमें उससे तुरंत डॉक्टर को या न्यूरोसर्जन को दिखा करके उसका कम से कम एक सीटी स्कैन ब्रेन का हमें अवश्य करा लेना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, आमतौर पर एक धारणा है कि यदि मुंह से या नाक से खून निकल गया तो ये अच्छी बात है। यह बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि इसका मतलब है अगर नाक से या मुंह से खून आ रहा है तो जो हमारा जो सर की हड्डी है जिसके ऊपर ब्रेन रखा हुआ है, बेस ऑफ स्कल है, उसके अंदर फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर होने से अंदर इन्फेक्शन जा सकता है, क्योंकि नाक भी इन्फेक्टेड कैविटी है, उसके अंदर गंदगी होती है, और कान के अंदर भी गंदगी होती है। तो इन दोनों से हमारे दिमाग के अंदर इन्फेक्शन जा सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकती है, और इसका मतलब है कि चोट काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से उसके अंदर फ्रैक्चर भी हो गया है और अंदरूनी चोट भी हो सकती है। तो यह हमारा एक अलार्म सिस्टम है कि नाक से अगर पानी आ रहा है, कान से खून आ रहा है या कान से भी खून आ रहा है तो खराब बात है। कई बार झिल्ली में चोट होने की वजह से दिमाग का पानी भी उसके जरिए बाहर आता है, जो कि आपको लगता है शायद मुझे जुकाम हो गया है। तो अगर सर की चोट के 2-3 दिन बाद नाक से पानी आता है तो उसको भी सर की चोट का हिस्सा मानते हुए ट्रीटमेंट कराएं, ना कि उसको साधारण जुकाम समझ के छोड़ दें और बाद में आपको मेनिंजाइटिस या दिमाग के अंदर पस जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़े। डॉक्टर गुप्ता, आपने बताया कि लक्षण है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कई बार फ्रैक्चर भी होते हैं ब्रेन के जो स्कल में, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं आप लोग? देखिए, अगर सर की हड्डी टूटी हुई है तो उसके अंदर ये देखना पड़ेगा, नंबर 1 उसके बाहर की खाल साबुत है कि नहीं है। अगर खाल साबुत है और हड्डी अंदर ज़्यादा दबी हुई नहीं है तो हम फ्रैक्चर को हम उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। उसके नीचे अगर खून जमा है तो उसे हम वॉच देखते हैं कि वो खून धीरे धीरे बढ़ तो नहीं रहा है, क्लॉटिंग वहाँ पे बढ़ तो नहीं रही है। लेकिन अगर खाल टूटी हुई है और साथ में हड्डी अंदर दिमाग के घुस गई है तो उसका फिर ऑपरेशन करके हड्डी उठानी पड़ती है और सफाई करनी पड़ती है, वरना मेनिंजाइटिस या दिमाग के अंदर पस का होने की संभावना रहती है। तो इसे कंपाउंड इंजरीज कहते हैं। कंपाउंड इंजरीज का हमेशा जो है ट्रीटमेंट क्लीनिंग करके बोन को वापस उठा करके ऑपरेशन करके उसकी सेटिंग करना होता है। नॉर्मली कोई भी अगर फ्रैक्चर है सर की बोन के अंदर तो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसके द्वारा अंदर दिमाग के अंदर पहुंची हुई चोट या खून का थक्के का धीरे धीरे बढ़ना होता है। सर्जरी की जानी है या नहीं, ये आप किस स्तर पर निर्णय लेते हैं? इसका निर्णय कई चीज़ों पे है। नंबर जैसे कि अगर जैसे मैंने आपका मरीज को कंपाउंड इंजरी है कि उसकी खाल टूटी हुई है, हड्डी टूटी हुई है और दिमाग के अंदर तक घुसी हुई है, उसका ऑपरेशन होना चाहे मरीज होश में हो या ना हो। नंबर 2, अगर उसके अंदर क्लॉट साइज जो है वो बड़ा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, और क्योंकि जैसे मैं पता है दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, राइट और लेफ्ट। अगर मान लिया राइट साइड में इंजरी है, सीधे तरफ इंजरी है और क्लॉट धीरे धीरे बढ़ के लेफ्ट साइड या बाई तरफ जा रहा है और उसका जो बढ़ना है 5 mm से ज़्यादा हो गया है तो उस मरीज को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तीसरा, एक मरीज है कि जो अभी ठीक था और 2 घंटे बाद क्लॉट बढ़ने से बेहोश हो गया है, तो हम फिर वेट नहीं करेंगे वो 5 mm तक जाए, हम क्योंकि हम ये मानते हैं कि आगे बढ़ रहा है तो उसका ऑपरेशन प्लान करके हम उसका क्लॉट को निकालने की कोशिश करें। डॉक्टर गुप्ता, हमारा मस्तिष्क है वो एक जटिल ऑर्गन है और ऐसा कहा जाता है कि उसका ऑपरेशन भी उतना ही जटिल होता है। सक्सेस रेट कितना है? आज की टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा सक्सेस रेट है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो ऑपरेशन किया जाता है वो दिमाग को बचाने के लिए किया जाता है। तो जो दिमाग आपका चोट की वजह से खराब हो गया है तो वो तो रिकवर नहीं करेगा, लेकिन जो धीरे धीरे क्लॉट बढ़ रहा है तो वो आगे और ब्रेन को डैमेज ना करे, इस वजह से वो ऑपरेशन किया जाता है। तो जो ऑपरेशन से मैं एज ए ब्रेन सर्जन आपसे कह सकता हूँ कि ऑपरेशन से कभी मरीज को नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। लेकिन जो चोट आप खा चुके हो तो वो तो फिर कुदरतन ही ठीक हो गई या फिर ठीक नहीं होगी। आगे चोट ना पहुंचे क्लॉट से, इस वजह से ऑपरेशन किया जाता है कि वो क्लॉट निकाल दें, क्योंकि यदि ऑपरेशन आपने 2-3 घंटे के अंदर कर दिया क्लॉट बनने के तो ब्रेन डैमेज परमानेंट नहीं होता है। अगर आप उसे 15-16 घंटे बाद करेंगे तो शायद ब्रेन का जो नुकसान है वो हमेशा के लिए हो जाए। ऑपरेशन के बाद मरीज लगभग कितने दिनों में ठीक हो सकता है और किस तरह की मेडिकेशन आप देते हैं? ऑपरेशन के बाद में तो चोट के ऊपर है। अगर मरीज को गंभीर चोट है तो मरीज को 2 महीने 4 महीने लग सकते हैं। कई बार मरीज कभी अगर ज़्यादा ब्रेन सेल्स डैमेज हो तो होश में नहीं भी आता है, लेकिन यही हमें प्रयास करना होता है कि जितना हम ऑपरेशन करके क्लॉट निकाल सकें, स्वेलिंग कम कर सकें, उसको हम कर दें। और सामान्यतः 4-5 दिन हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, फिर हम लोग 6 से 8 महीने दौरे रोकने की दवाइयाँ देते हैं, जो कि जाँच करके ही बंद करनी चाहिए और किसी कुशल न्यूरो के डॉक्टर से ही बात करके बंद करनी चाहिए। स्वतः कभी भी कोई दौरों की दवाई किसी भी बीमारी में बंद नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, हमने देखा कि एक्सीडेंट सबसे बड़ा कारण है सिर की चोट का, तो एक्सीडेंट्स ना हो इसके लिए क्या सलाह है? आमतौर पर हम देखते हैं कि जो युवा हैं उनको गति से बहुत लगाव है, स्पीड में वो गाड़ियां चलाते हैं और आजकल तो मोबाइल साथ में होता है और हेलमेट भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा जरूरी जो सरकार ने किया है कि हेलमेट का पहनना और सीट बेल्ट पहनना बहुत ही आवश्यक है।
दूसरा, जैसे कि हमारे शहरों में गति नियंत्रण कैमरेज लग रहे हैं कि जो हाई स्पीड से चलेंगे उनके चालान होंगे, ये भी बहुत आवश्यक है। तीसरा, हमें युवा को हमको ये सिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए परिवार हमारा छोटा होता है, एक घर में 2 बच्चे या 1 बच्चे ही होता है। यदि उसके अंदर कोई एक्सीडेंट होता है तो परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है। पहले 6-7 बच्चे होते थे, एक आध बच्चा किसी ने खो भी दिया तो शायद इतना गम नहीं होता था, हालांकि गम तब भी होता होगा, लेकिन अगर 2 ही बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा एक्सीडेंट में चला गया तो उससे बड़ा किसी का नुकसान नहीं हो सकता है। हमें बच्चों को भी प्रेरित करना पड़ेगा और पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि आपका बच्चा अगर आपने वाहन दिया है तो उससे पहले हेलमेट खरीदवाइए, बाद में कोई दोपहिया या कोई और चीज़ें उसको खरीदवाइए। और अगर आपके साथ चल रहे हैं, हमेशा से टोकिए कि आपको स्पीड से ज़्यादा नहीं चलना है, क्योंकि तुम हमें प्यारे हो, हम नहीं चाहते तुम्हें कोई चोट पहुँचे। डॉक्टर गुप्ता, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि बुजुर्गों में भी सिर की चोट की संभावना ज़्यादा रहती है, तो किस तरह से उनकी देखभाल की जाए? बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि जब वो गिरते हैं तो अभी जैसे कि हमारा ब्रेन है वो अपने हमारा जो स्कल बोन है उसके अंदर फिट बैठा हुआ है, धीरे धीरे से चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती है, ऐसे दिमाग के अंदर भी झुर्रियाँ पड़ती हैं और एक जगह बन जाती है दिमाग के और हड्डी के बीच में, जिससे कि वहाँ पे खून जमा होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और जाहिर सी बात है दिमाग भी पुराना हो जाता है तो उसमें भी चोटें ज़्यादा लगती हैं और इनमें ज़्यादातर 4-5 दिन बाद लक्षण आते हैं। हो सकता है अभी गिरे और वो को ठीक रहे और 4-5 दिन बाद उनके अंदर सर दर्द, बेहोशी या दौरे ऐसे आने लगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुजुर्गों में 3-4 महीने बाद हिमेटोमा, सबड्यूरल हिमेटोमा डेवलप हो जाता है, जिसको कि एक छोटे से ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है। तो कोई मरीज जो गिरा हुआ 4 महीने बाद भी सर दर्द की समस्या बताता है तो उसका भी एक CT स्कैन होना आवश्यक होता है। अंत में हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे कि ब्रेन सर्जरी से घबराना नहीं चाहिए? ब्रेन सर्जरी से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। आज की तारीख में बहुत सेफ है। मैंने कम से कम 5,000 से ऊपर ऑपरेशन कर रखे हैं और जो मरीज ठीक होते हैं वो ठीक ही लौट के आते हैं, जब तक कि भगवान ही डॉक्टर से नाराज ना हो या आपसे नाराज ना हो। ऐसा न्यूरोसर्जरी बहुत सेफ हो गई है। 50 साल पहले जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो इतनी सेफ नहीं थी। आज बिल्कुल सेफ है। जैसे आप जाओगे, डॉक्टर का प्रयास रहेगा, वैसे ही आप वापस लौट के आओगे। हाँ, अपने आप को बचाइए ज़रूर, चोट आपको ना लगे, वो हमारा सर्वप्रथम प्रयास होना चाहिए। लग गई है तो जो उसका एक्सपर्ट डॉक्टर है उससे ट्रीटमेंट कराइए। इधर उधर आप अपना समय व्यर्थ में नष्ट ना करें। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी होता है कि सड़क में एक्सीडेंट हो जाता है और हम मानवीयता भूलकर इस तरह की मदद हम नहीं करते हैं, तो चूंकि सिर की चोट बहुत गंभीर होती है और तुरंत यदि ट्रीटमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए क्या सलाह है आपकी कि आम व्यक्ति यदि किसी को देखता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको मदद करे मानवीय आधार पर? हाँ, उसको तुरंत निकटवर्ती अस्पताल में ले जाना चाहिए, क्योंकि शुरू के जो चंद घंटे होते हैं, आधा पौना घंटा 1 घंटा, उसमें अगर ऑक्सीजन मात्रा प्रॉपर दिमाग को नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन डैमेज के चांसेस बहुत होते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कोई पेशेंट को लाता है, अगर वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है तो उस पर आवश्यक नहीं है, ना ही पुलिस उसको तंग कर सकती है कि आप मरीज क्यों लाए, कहाँ से लाया, कैसे लाए। आप मानवीय आधार पर मरीज को ले जाइए। किसी के घर का बेटा है वो, किसी का हस्बैंड है, किसी का पति है, किसी का बाप है, जरूर किसी की भी जान बचाइए। भगवान आपको आशीर्वाद अवश्य देगा। डॉक्टर गुप्ता, आज आप इस कार्यक्रम में आए और सिर की चोट के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।